देखिए, हमने बात करी चेंज इन पीएसआर में स्पेसिफिक रिजर्व्स की। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईएफआर की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। अगर इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी लॉस होगा तो वो आईएफआर से चार्ज होगा। ये एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। रीवैल्यूएशन में जाने से पहले हम आईएफआर को चेक करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट पे कुछ लॉस हो रहा है तो। अब ये जो हम ट्रीटमेंट सीखेंगे, पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स में सेम है, तो हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, ये अगर इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा और उसमें लॉस हुआ, या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई उसमें लॉस हुआ, तो ये जो लॉस अगर हमें हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हम लॉस रीवैल्यूएशन में डालते हैं ना, ये तो पता है। तो रीवैल्यूएशन में जाने से पहले हम आईएफआर चेक करेंगे, हमारे पास आईएफआर तो नहीं है। अगर आईएफआर होगा तो वो लॉस हम आईएफआर से चेक करेंगे पहले। किसी भी चीज को नहीं, किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट पे अगर कुछ लॉस हुआ तो, ठीक है। देखो, मैं करके दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। केस 1, हमें बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से समझेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है, लेट्स से 30,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है 30,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता है मार्केट वैल्यू 28,000, ठीक है। क्या मतलब हुआ? 2,000 का नुकसान हुआ ना, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,000 से कम हो गई, ठीक है। वेट 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 वेट, क्या मुझे सामने आईएफआर दिख रहा है ही नहीं। आईएफआर क्रेडिट बैलेंस होता है, ये नहीं है। तो ये जो 2,000 का लॉस है, कहाँ से चार्ज करोगे आप? रीवैल्यूएशन से। तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000, ठीक है जी। अब ये, क्योंकि मेरे पास रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं है, तो ये 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मुझे। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बता रहा हूं, ठीक है। देखो, हमने सपोज ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000 का लॉस आया। ये लॉस अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना पार्टनर्स में, ए बी सी जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, तो दूसरी एंट्री उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो गई, ठीक है। मेन एंट्री तो ये थी, ये तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई। केस 2 नोट करना है, करो। कराऊं? देखो, केस 2, हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं दोबारा से, लिख लेना बेशक साथ साथ, ये इतना तो लिखना हो। इन्वेस्टमेंट 30,000, मार्केट वैल्यू 28,000, और यहाँ पे लाइबिलिटीज में मेरे पास आईएफआर पड़ा है, सपोज 2,000 ले लो पहले, 2,000। अब ध्यान से आप सुनना, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से 2,000 का लॉस हो रहा है, और सामने हमने चेक किया आईएफआर पड़ा है। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो कि इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट से किसी तरह का लॉस हुआ तो वो आईएफआर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो मेरे पास 2000 का लॉस है, 2000 का आईएफआर है, क्या मुझे रीवैल्यूएशन में जाने की जरूरत पड़ेगी आर्यन? नहीं। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2000, ठीक है। तो अब अगली काम की बात, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जाएगी, क्योंकि 2000 का हमने लॉस बुक कर लिया, और आईएफआर न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो पूरा पूरा हमने यूज कर लिया, खत्म हो गया, खर्च हो गया। क्लियर है? केस 3 पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, वही ले लेते हैं 30,000, मार्केट वैल्यू 28,000, और यहाँ पे आईएफआर पड़ा है 5,000। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ? 2000 का लॉस हुआ, आईएफआर पड़ा है 5,000। 2000 का लॉस तो आईएफआर से कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल मेरे पास आईएफआर बच जाएगा ना। जो बच जाएगा आईएफआर, वो रिमेनिंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है आर्यन? आ रही है, बहुत स्लो आ रही है तेरी आवाज ना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हम्म। बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, सुनो मेरी बात, शॉर्टकट में आईएफआर कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है। अगर वो अनटिल अनलेस कुछ एक स्पेशल केस होती है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। आईएफआर को आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर बच जाएगा तो। इसमें बच गया ना, देखो आईएफआर ये क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आईएफआर डेबिट 5,000, ये 5,000 था मेरे पास, टू इन्वेस्टमेंट 2000 का तो इन्वेस्टमेंट से बच गया, 3000 जो बच गया वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो। मान लो मेरे पास ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है, तो यहाँ मुझे ओल्ड पार्टनर वर्ड नहीं लिखना, मुझे लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में अगर मैं अब दोबारा पूछूं, न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी बताओ? इन्वेस्टमेंट तो 28 जाएगी, इन्वेस्टमेंट 28 जाएगी, आईएफआर नहीं जाएगा। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टमेंट 30,000, मार्केट वैल्यू 28,000, आईएफआर 1,000। देखो जी, 2000 का नुकसान हुआ, आईएफआर 1,000 ही पड़ा था। आईएफआर का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। 1,000 का लॉस तो मैं यहाँ से कवर कर लूंगा, बट स्टिल मेरे पास लॉस बच जाएगा ना इन्वेस्टमेंट का 1,000 का, तो वो कहाँ से जाएगा? रीवैल्यूएशन से। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 2000 का हमें लॉस हुआ, 1,000 मैंने आईएफआर से चार्ज कर दिया, 1,000 मैंने रीवैल्यूएशन से चार्ज कर दिया। इतनी बात समझ आई? आईएफआर खत्म हो गया, बट रीवैल्यूएशन तो अकाउंट एक नया आ गया ना, तो ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ओल्ड
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स में ये एंट्री सेम रहेगी और ये हमारी होगी हमेशा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इसमें गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग, वो सब कोई पंगा नहीं है। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टमेंट 30,000, मार्केट वैल्यू 38,000। अब मार्केट वैल्यू डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो गई और IFR मेरे पास पड़ा है 1,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, IFR का पर्पस था इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। क्या हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ? नहीं, यहाँ तो फायदा हो गया। अब IFR तो यूज हुआ नहीं और IFR को हमें न्यू बैलेंस शीट में लिखना नहीं होता, तो जो बचा हुआ IFR है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। और ये जो 8,000 का गेन हुआ ना, ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन की बताओ, डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। अब एंट्री देखो, पहली जर्नल एंट्री मुझे समझ में आनी चाहिए, IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1,000 और 1,000। अब ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया तो मेरी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सिर्फ 8,000 से। अब ये रीवैल्यूएशन का गेन हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन आता है। जनरल एंट्री का आएगा तो सारी करनी पड़ेंगी हमें। अगर सिर्फ IFR की बात करेगा तो ये वाली एंट्री हो गई, सिर्फ उसने हमें लेजर बनाने को ही आया, रीवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट, तो फिर जनरल एंट्री नहीं बनेगी, तो फिर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा IFR, ठीक है। चलो, ये IFR समझ आ गया। अगली चीज पे आते हैं, अगला स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है। समझने की बात, ये ओनर ने, एम्प्लॉयर ने अपने प्रॉफिट में से अपनी इच्छा से पैसे कुछ निकाल के साइड रखे कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ देना पड़ गया, कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ गया, किसी को चोट लग गई, तो हम ये पैसे उसको दे देंगे। एट दैट टाइम आएगी कि पैसा कहाँ दें, ठीक है। बट अगर किसी को कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा, जरूरी तो नहीं है किसी को चोट लगेगी, कोई इंजर्ड होगा, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, तो ये पैसा किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉय से? एम्प्लॉयर से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक। तो इसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओनर में, एम्प्लॉयर में, और यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है, ओनर, यानी कि पार्टनर्स, ठीक है। बात आ गई समझ? ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इसके केसेस समझते हैं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें बैलेंस शीट एक ही बनाएंगे, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। ये भी हमारा क्योंकि रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नजर आ रहा है 10,000 रुपीज सपोज। यहां हमने लिखा केस 1, if there is no information, no adjustment regarding WCR। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन, ये मैंने शॉर्ट में INF लिख दिया,
क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है WCR के लिए, तो इसको क्या करेंगे आर्यन, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है ना, अभी मैंने समझाया, किसी को हमें देने की जरूरत नहीं पड़ रही तो बांट दो भाई। तो वही डिस्ट्रीब्यूट करने की मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ जी, अगर उनका यूज नहीं होता तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे जब हमने नॉन स्पेसिफिक रिजर्व पढ़ा था उसमें जनरल रिजर्व था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है आपने बांट दिया था। WCR के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफिक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगली केस, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में मुझे बोला क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 15,000। अगर इसका जो क्लेम है 15,000 है, मतलब क्या हुआ, हमने तो अपनी पॉकेट में से निकाल के 10,000 रुपये रखे हुए थे जी, किसी को अगर देने पड़ गए, कोई इंजर्ड हो गया तो। बट जब अकाउंट्स बनाने की बारी आई तो हमें पता चला जी, जब हम वो अकाउंट्स बना रहे थे, PSR हो रहा था या कोई पार्टनर एडमिट हुआ, तो जी हमें तो उस एम्प्लॉय को किसी को 15,000 देने पड़ गए, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। देख मतलब क्या हुआ, ऊपर तो मेरे पास बैलेंस शीट में 10,000 पड़ा है, बट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है जी, हमें एम्प्लॉय को 15,000 का वर्कमैन कंपनसेशन देना है, लॉस हुआ। तो ये लॉस कहाँ से चार्ज होगा, रीवैल्यूएशन से। वेरी गुड। तो अब जर्नल एंट्री समझो, क्योंकि पेपर में जर्नल एंट्री बहुत आती हैं। WCR डेबिट, ये पुराने वाला रिजर्व तो मेरा खत्म हो गया, 5,000 मैंने रीवैल्यूएशन से चार्ज करा। 2, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC शॉर्ट में, इसका नया नाम WCC हो गया। इतनी बात समझ आई। वो रिजर्व था ना, अब रिजर्व वर्ड हटके, मेन बात ये है, अब ये रिजर्व वर्ड हट गया, रिजर्व हट के क्लेम बन गया। ये एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं था, ये एक्चुअल में लायबिलिटी बन गया। अब ये न्यू बैलेंस शीट में नजर आएगा। ये पहले भी बैलेंस शीट में था बट 10,000 था, अब न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 15,000 नजर आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, सॉरी। हाँ, कि भी ये तो क्लेम है, अब हमारी लायबिलिटी है, हमें देना ही देना है। अभी तो क्या था कि ये देना नहीं देना डिपेंड करता था, बट अब ये पक्का ही है कि हमें देना है, लायबिलिटी बन गई हमारी। बिल्कुल ठीक, कराऊं आगे। ठीक है, ओके, देखो केस 3, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR 7,000 है। मतलब ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट, जो मुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी, उसमें तो WCR 10,000 था, बट यहाँ पे जो क्लेम है WCR का, वो कितना हो गया, 7,000। यानी कि हमें कितना देना पड़ेगा, 7। हमने सोच के कितना रखा था, 10। तो कितना बच गया आर्यन, 3 का फायदा हो गया ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जैसे IFR बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। WCR पुराने वाला तो खत्म हो गया, WCC ये वर्ड ध्यान रखना कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 7,000 हो गया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें 3,000 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब काम की बात जो बच्चे मिस कर जाते हैं, ये जो WCC है, ये नजर आएगा न्यू बैलेंस शीट में, हमसे MCQ में पूछा जा सकता है। ये जो 3,000 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। मैंने बोला ये जो WCC है, अब ये जो क्लेम है, ये न्यू बैलेंस शीट में नजर आएगा 7,000, और जो 3,000 था, ये बचा हुआ रिमेनिंग, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में।
यार क्लेम है 7,000 का ही तो है, क्वेश्चन में गिवन है ना एडजस्टमेंट में। हाँ ये क्लेम है, ये मुझे वर्कर को देना पड़ेगा। क्लियर है? फोर्थ केस, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR 10,000 है। ठीक है जी, ये क्लेम 10,000 है, ऊपर भी ओल्ड बैलेंस शीट में कितना पड़ा था 10,000। अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से समझो, आपको बात समझ में आ रही है, तो ये WCR डेबिट ये खत्म हो गया, डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया 10,000। ठीक है, अब ये क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तो बचा ही नहीं, ये WCC के नाम से न्यू बैलेंस शीट में नजर आएगा 10,000। ठीक है, कोई डाउट? देख ले, कोई डाउट है तो पूछ ले इसमें। आ रही है। नहीं देंगे ना, अभी मेरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमने दे दिया, अब उसने बोला जी क्लेम इतना है, तो मैंने क्लेम के नाम का पैसा निकाल के साइड रख दिया, क्योंकि हमें यानी कि पार्टनर्स को यानी कि बिजनेस को देना है, तो बिजनेस की लायबिलिटी बन गया, दैट्स वाई न्यू बैलेंस शीट में नजर आएगा। ऐसा कहीं हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि हमने पे कर दिया। अगर ऐसा बोलेगा पे कर दिया, तो वहां से WCR खत्म हो जाएगा, अब नई बैलेंस शीट में फिर WCC के नाम से आएगा नहीं, और एसेट साइड में से मेरा बैंक या कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा अगर पे कर दिया तो। ठीक है, पक्का? ठीक है, अगली हेडिंग दो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या? कभी भी नहीं बढ़ता, फिर मैं तभी इसके केसेस बता रहा हूं आपको। जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हाँ आ रही तेरी आवाज आ रही है यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हमारे एग्जाम में ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के नाम से होगा, या फिर शॉर्ट में EPF लिख देता है, PPF भी लिख सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PF प्रोविडेंट फंड भी लिख सकता है, सारे सिनोनिम हो गए। ठीक है, अब हमें मेन बात क्या समझनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में बहुत डिफरेंस होता है, ये समझ में आना जरूरी है। मैं मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। EPF यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का पैसा होता है, एम्प्लॉइज का पैसा एम्प्लॉयर के पास पड़ा है, जब कोई मिसहैपनिंग होगी, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, या फिर पार्टनर रिटायर, वो एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो आपको उस एम्प्लॉय को पैसा देना है ये। ठीक है, WCR ओनर का यानी कि एम्प्लॉयर का यानी कि पार्टनर का पैसा था, वो पार्टनर के पास ही पड़ा हुआ था, बट हमने अपनी इच्छा से एम्प्लॉयज के नाम करके रख दिए कि किसी को चोट लगेगी कुछ होगा तो दे देंगे, तो अगर वो बच गया था WCR तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट EPF तो पैसा ही एम्प्लॉयज का है, तो इसके लिए नटशल बात तो एक ये समझनी है कि इसको कभी भी किसी भी केस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। EPF में, हाँ, किसी भी चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, क्या? इसका काम एक तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, कि एम्प्लॉयज की सैलरी में से हर महीने आप थोड़ा सा पैसा निकाल के साइड रखते हो, क्योंकि जब वो कभी रिटायर होगा तो वो अर्निंग कैपेसिटी के करने लायक नहीं होगा, ये सारी सेविंग विद इंटरेस्ट आप एम्प्लॉय को दोगे, तो उसकी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में EPF पड़ा है 10,000, केस 1,
अगर क्वेश्चन में ईपीएफ के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे इसका? कुछ भी नहीं करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट बात है, कुछ भी नहीं करेंगे तो ये एज इट इज पोस्ट हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। 10,000 का 10,000, ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है जी। केस 2 नीचे बोलता है एडजस्टमेंट में ईपीएफ का क्लेम है जी 15,000, मतलब 10,000 बैलेंस शीट में पड़ा था बट हमें एम्प्लॉइज को देना कितना है? 15,000 ज्यादा देना है तो 5,000 का क्या हो गया? लॉस। ये कहाँ जाएगा लॉस? रीवैल्यूएशन में। तो ये मेरा गया रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री क्या बन गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ। ठीक है। अब मुझे बताओ इस केस में न्यू बैलेंस शीट में ईपीएफ कितना जाएगा? 15,000 जितना क्लेम है उतना जाएगा। ठीक है। केस 3 वर्कमैन कंपनसेशन नहीं सॉरी ईपीएफ का जो क्लेम है जी वो 7,000 है। ऊपर ईपीएफ मेरे पास बैलेंस शीट में हमें 10,000 दिख रहा था, 10,000 दिख रहा है बट मुझे जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें दिखा जी ईपीएफ का जो क्लेम है वो 7,000 है। तो अब हम क्या करेंगे? 3,000 का गेन हो गया, ये जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा डायरेक्टली। ईपीएफ टू रीवैल्यूएशन, ईपीएफ टू रीवैल्यूएशन 3,000 आ गया। अब ये जो क्योंकि 3,000 यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं एक एंट्री और करना भूल गया। ये 5,000 का लॉस हुआ ना, तो ये लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है। यहाँ पे ये 3,000 का गेन हुआ तो ये गेन डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब ये मुद्दे की बात है समझना, ईपीएफ कभी भी डायरेक्टली बैलेंस वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें करी, WCR, ईपीएफ और आईएफआर, और इन तीनों का ट्रीटमेंट सारे के सारे चैप्टर्स में सेम है एक्सेप्ट डिसोल्यूशन।